सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीतिकाल। आज है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल से पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें, इसको कितने भागों में बांटा गया है? हमारे 4 भागों में। सबसे पहले हमारा आता है आदिकाल, फिर है हमारा भक्ति काल, और फिर है हमारा रीतिकाल, और इसके बाद है हमारा आधुनिक काल। आदिकाल को हमने पढ़ लिया है एग्जाम की दृष्टि से। भक्ति काल की भी दोनों शाखाओं को पढ़ लिया है। कौन कौन सी? सगुण और निर्गुण, दोनों को पढ़ लिया है हमने। संत, इसमें संत और सूफी, और इसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। जो भी साथी नए हैं, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित प्रश्न करवाए हैं उनकी वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल को। रीतिकाल का नामकरण और उसकी सीमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में बनता है तो उसको हम कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे लिखेंगे। रीतिकाल में सबसे पहले रीति शब्द का अर्थ एवं स्वरूप जानना है। रीति शब्द रीढ़ धातु के में कृंत तन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसका अर्थ है मार्ग। काव्य शास्त्र में इसे बीथी, पद्धति आदि के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आज रीति शब्द का प्रयोग शैली के रूप में किया जाता है। भाषा शैली बोलते हैं जिसको, भाषा शैली। कोई भी रचनाकार जब रचना लिखता है तो उसकी भाषा शैली पढ़ते हैं, भाई उसने किस रीति का प्रयोग किया है लिखने की, उसकी शैली क्या है, रीति क्या है। रीतिकालीन आचार्य वामन ने रीति को महत्व प्रदान करते हुए क्या कहा है? रीति को रीतिरात्मा काव्य के, रीति को क्या कहा है? काव्य की आत्मा कहा है वामन ने। रीति का अर्थ है विशिष्ट पद रचना। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय लिखते हैं, पदों की विशिष्ट रचना या संगठन क्या नाम ही क्या है? रीति है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति शब्द का प्रयोग रस, अलंकार, छंद, चमत्कार, ध्वनि, शब्द, शक्ति आदि काव्यांगों में के लिए किया गया है। काव्य रीति का संक्षिप्त रूप ही रीति है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द उसका काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो गया, जिसे वामन ने क्या कहा है? काव्य की आत्मा घोषित किया था। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य कवियों में ऐसे अधिकांश कवि हैं जिन्होंने काव्य रचना पद्धति को रीति का क्या माना है? पर्याय माना है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में अनेक आचार्य कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी को आधार बनाकर काव्य की अपनी रचना की। इसलिए आज उनको रीति कवि कहा जाता है और उनके द्वारा रचित काव्य को रीति काव्य की संज्ञा दी जाती है। अब रीतिकाल की समय सीमा क्या है, इसको देखते हैं। रीतिकाल समय निर्धारण। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल को विद्वानों ने अलग अलग नाम देने का प्रयास किया। मिश्र बंधु यदि इसे अलंकृत काल कहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया रीतिकाल को? अलंकृत काल। तो विश्वनाथ प्रसाद क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। इधर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे कला काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा रीतिकाल को? कला काल। संवत 1700 के लगभग भक्ति काल का अंतिम दौर आरंभ हो चुका था, बल्कि भक्ति काल के अंतिम चरण में रीति पद्धति पर काव्य रचना होने लग गई थी। कृपयाराम की हित तरंगिणी जो संवत 1598 में दोहों के माध्यम से क्या था? श्रृंगार रस का विवेचन उसमें किया गया था, और लक्षण के साथ साथ क्या है? लक्ष्य भी बताए गए थे। इससे पूर्व सूरदास के काव्य में भी रीति पद्धति पर लिखे गए कुछ पद देखे जा सकते हैं। सूरदास ने भी क्या है? रीति पद्धति पर अपने कुछ पद लिखे हैं। अकबर के दरबारी कवि कर्णेश कवि ने किरणाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण आदि ग्रंथों की जो रचना की, उन्हीं के आदर्श पर आगे चलकर अलंकार ग्रंथों का निरूपण हुआ।
इस संदर्भ में भानुदत्त की रस तरंगिणी और रस मंजरी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। अतः यदि हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि संवत 1700 के आसपास रीति ग्रंथों की एक अखंड परंपरा देखने को मिल जाती है। जहां तक रीति काल की अंतिम सीमा का प्रश्न है, उसे संवत 1900 तक क्या है ठहराया जा सकता है, अर्थात सन 1643। ये सन और संवत के बारे में आपको बता दें, जब बात करते हैं सन की बात करते हैं तो ये 1673 है। अगर इसमें 57 जोड़ दिए जाएं तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा संवत। ठीक है, अगर परीक्षा में संवत आए और आपको अगर सन याद है, उसका अगर संवत में पूछा गया है तो उसमें क्या है आप 57 को जोड़ देंगे तो क्या है हमारा संवत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सन की बात करें तो 1643 से लेकर सन 1843 के बीच 200 वर्षों का जो काल है वो रीति काल क्या है कहा जाता है। इस संदर्भ में भी विद्वानों में कोई विशेष मतभेद नहीं है, मतलब अधिकतर विद्वान क्या है इस सीमा को मानते हैं, 1643 से 1843, लगभग 200 वर्षों का समय। अब नामकरण की बात करते हैं। रीति काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इससे पूर्व आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों ने लगभग मत व्यक्त किए, लेकिन आज भी आदिकाल नाम ही प्रचलित है। इस कारण रीतिकाल के नामकरण, उसके प्रवर्तक, उसके आरंभ तथा उसके प्रथम कवि के बारे में प्रत्येक विद्वान अपना ही दृष्टिकोण व्यक्त करता है। यही कारण है कि रीतिकाल के नामकरण के बारे में आज भी विद्वानों में एक मत नहीं है। आज तक ये समस्या बनी हुई है रीतिकाल के नामकरण को लेकर। इस संदर्भ में निम्नलिखित विवेचन काफी उपयोगी होगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में रीतिकालीन काव्य को काव्य काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में, रीतिकाल को काव्य काल। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल को क्या कहा गया है, अलंकृत काल इन्होंने कहा मिश्र बंधुओं ने, तथा इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के अंतर्गत स्वीकार करते हुए क्या है इसे रीतिकाल ही माना, रीतिकाल को रीतिकाल का ही नाम दिया, उत्तर मध्य काल के अंतर्गत इसको रखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर बाबू ने इस काल के लिए रीति ग्रंथों का युग संवत 1700 से 1900 नाम इसका प्रयोग किया। जो श्याम सुंदर दास ने रीति ग्रंथों का युग कहा है, जो कि आचार्य शुक्ल के मत के इसके निकट आता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का श्रृंगार काल नाम कहा। किसने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या कहा, श्रृंगार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के लिए दोहरे नामों रीतिकाल या प्रेम मार्गी काल का प्रयोग किया। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा आदि ने रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इसके लिए रीतिकाल नाम ही उपयुक्त माना है। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल के लिए कला काल नाम दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयोग किया। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इस काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे क्या कहा, रीति श्रृंगार युग। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि रीतिकाल के लिए अधिकांश विद्वानों ने जो नाम दिए हैं वे किस प्रकार हैं। सबसे पहले अलंकृत काल, किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। रीति श्रृंगार काल कहा है किसने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। रीतिकाल को रीतिकाल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और कलाकाल किसने कहा है, सबसे पहले है अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल को क्या है, अलंकृत काल नाम दिया। दो वर्गों में इसको विभक्त किया, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत काल। समय सीमा है इसकी संवत 1881 से लेकर 1790 तक। और उत्तरालंकार की समय सीमा क्या बताई है, संवत 1791 से लेकर 1889 तक।
अपने इस नामकरण की जोरदार वकालत करते हुए वे लिखते हैं, मिश्र बंधु विनोद, इस काल में भाषा अलंकृत हुई, वीर और श्रृंगार की वृद्धि रही, आचार्यता में परिपक्वता आई, भक्ति एवं कथा प्रसंग स्थिर पड़े और काव्योत्कर्ष की संतोषदायक उन्नति हुई। उत्तरालंकृत काल में भाषा भूषणों में से लद गई, श्रृंगार कविता क्या है इस काल में खूब बनी, आचार्यता बढ़ी, कथा प्रासंगिक प्रथा ने धर्म से संबंध करके बल पाया, साधारण कथा प्रसंग भी रचे गए और खड़ी बोली ने गद्य में भी जड़ पकड़ी। वस्तुतः मिश्र बंधुओं का यह नामकरण उन संस्कृत काव्य शास्त्रियों का समर्थन करता है जिनका यह कहना है कि जिस प्रकार अग्नि उष्णता रहित नहीं हो सकती, उसी प्रकार अलंकारों के बिना क्या है कविता नहीं हो सकती। अतः संस्कृत काव्य शास्त्रियों के मत को स्वीकार करने पर ही यह नामकरण उचित हो सकता है, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि रीति काल में रीति ग्रंथों का अत्यधिक प्रचार हुआ और आचार्यत्व की क्या है वृद्धि भी हुई। इधर आचार्य शुक्ल ने भले ही इस नाम पर कोई आपत्ति तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इस नामकरण को स्वीकार भी नहीं किया। किसको? श्रृंगार काल जो मिश्र बंधु विनोद ने दिया। अलंकृत काल, पहली बार तो यह है कि यह नामकरण एक पक्षीय है। अलंकृत काल कहना क्या है? शुक्ल जी कहते हैं कि यह नामकरण एक पक्षीय है। दूसरा, अलंकार प्रयोग रीति का ही एक अंश है। अलंकृत काल नाम मानने से अन्य काव्य शास्त्रीय तत्वों की अवहेलना हो सकती है। दूसरा, रीति काल में केवल अलंकारों को ही प्रमुखता नहीं दी गई, मतलब सिर्फ अलंकार का ही प्रयोग रीति काल में नहीं हुआ, और भी प्रयोग रीति काल में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस नाम को जो है शुक्ल जी इसको नहीं मानते, इसको इसमें आपत्ति वो लगाते हैं। अंत में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मिश्र बंधुओं ने इसका विभाजन करके इसे पूर्णतः स्पष्ट बना दिया, इसलिए रीति काल को अलंकृत काल कहना तर्क संगत नहीं है। आगे है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है रीति काल को? श्रृंगार काल, विश्व श्रृंगार, आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, विश्व में सब श्रृंगार करते हैं, विश्व श्रृंगार। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया और अपने मत की पुष्टि के लिए रीतिकालीन साहित्य के प्रतिपाद्य की ओर संकेत करते हुए लिखा, भक्ति काल में भक्ति शब्द की व्याप्ति उसके भाव होने से अधिक है। यदि रीति काल नाम की ओर देखते हैं तो उसमें रीति अर्थात रस, अलंकार, शब्द शक्ति, नायक नायिका, पिंगल आदि काव्य रीति अवश्य वर्णय विषय ही है, पर रीति ब्रह्मार्थ का ही बोधक है, अभ्यंतरार्थ का नहीं। उस काल का आवश्यक वर्णय क्या है? श्रृंगार था। रीति की सीमा में जितनी कृतियां समाविष्ट हैं वे क्या है? अधिकतर श्रृंगार की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यद्यपि इस काल के रीति विश्लेषण शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन श्रृंगार काल के नाम का विरोध भी नहीं किया। वे लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। मतलब रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो रीति काल है उसमें श्रृंगार की और क्या है वीर दोनों रसों की जो कविताएं हैं वो लिखी गई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, परंतु रीति काल को श्रृंगार काल कहने में भी अनेक आपत्तियां उठाई जाती हैं। पहली बात तो यह है कि इस काल के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र रूप से नहीं है बल्कि रीति पर आश्रित है। दूसरा, श्रृंगार काल नाम रीति काल की केवल एक ही प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, क्योंकि इस काल के काव्य में श्रृंगार के अतिरिक्त क्या और था? वीर रस भी था, भक्ति भी था, नीति आदि विषयों पर भी काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। तीसरा, रीतिकालीन में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में क्या है? श्रृंगार को गौण स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त भूषण, श्रीधर पाठक, सूदन आदि वीर रस के कवि भी इस काल में हुए हैं। श्रृंगार काल नाम लेने से इन कवियों का साहित्य रीति काल में समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्रृंगारिकता
इस काल की केवल एक प्रवृत्ति थी तथा जितना भी श्रृंगार प्रधान काव्य लिखा गया है वह सब रीति पर ही आधारित है। तीसरा नामकरण किया है कला काल का, जो किया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इस काल को क्या कहा है? कला काल कहा। इधर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसका समर्थन किया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल अपने ग्रंथ साहित्य प्रकाश में लिखते हैं कि कला काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें हिंदी क्षेत्र में काव्य को कलापूर्ण किया गया, अर्थात उसमें काव्य के चमत्कृत रूप एवं पूर्ण गुणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई और साथ ही कला के नियमों और कला नियमों से संबंध रखने वाली रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इन विद्वानों का यह विचार भी है कि रीति काल में कला पक्ष का जितना उत्कर्ष हुआ उतना किसी काल में यह क्या है नहीं हुआ, लेकिन कला पक्ष की प्रमुखता को लेकर हम इस काल को कला काल नहीं कह सकते। इसका प्रमुख कारण क्या है कि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सुसंबद्ध होते हैं। मतलब साहित्य में भाव पक्ष भी होता है और कला पक्ष भी होता है, इसलिए सिर्फ इसको कला काल नाम देना ही उचित नहीं है। यदि हम रीति काल को कला काल नाम दे तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि रीति काल के कवियों ने भाव की ओर क्या है उचित ध्यान नहीं दिया। रीति काल को कला काल कहना पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि भाव पक्ष के बिना कला पक्ष का कोई महत्व ही नहीं है। वस्तुतः डॉक्टर रसाल ने इस नाम को स्वीकार करके रीतिकालीन काव्य के भाव पक्ष की अवहेलना की है। विशेषकर केशवदास, भिखारीदास, बिहारी, घनानंद, भूषण आदि रीतिकालीन कवियों के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। मतलब इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की प्रधानता है, तो इसे खाली कला काल का नाम देना उचित नहीं है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र वर्मा का कथन सर्वथा उपयुक्त है। बिहारी, घनानंद ठाकुर, बोधा आदि अनेक कवियों के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का समान उत्कर्ष दिखाई देता है। यूं तो प्रत्येक काल में ऐसे कतिपय कवि हुए हैं जो कला पक्ष को अर्थात भाव पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, परंतु इसके आधार पर नामकरण नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस काल के अंतर्गत लक्षण ग्रंथों का समावेश नहीं हो पाता। अब बात करते हैं रीति श्रृंगार काल। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने क्या कहा है? रीति काल को रीति श्रृंगार काल कहा है। इसका नामकरण के लिए वे तर्क लिखते हैं कि जब हम यह मानते हैं कि इस युग में श्रृंगार का बोलबाला था और अधिकांश साहित्य पर श्रृंगार का प्रभाव परिलक्षित होता है, साथ ही साथ वीर भक्ति आदि के समान श्रृंगार की हमारी एक वृत्ति है, एक मनस्थिति है, तब हम इसे श्रृंगार युग कहने के लिए तैयार होते हैं। परंतु उस समय की मुख्य साहित्यिक चेतना इससे भी अधिक व्यापक और गहरे रूप में दिखाई देती है। वह है पद्धति परकता, एक सांचे या पैटर्न को लेकर पहले से अच्छा काव्य लिखना। यह शास्त्रीय विधि या पद्धति का आधार बनाकर लिखने की चेतना इस युग में अधिक समाई दिखाई देती है। यह कथन है डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने स्वयं लिखा है। इसके नामकरण में भागीरथ मिश्र ने दो प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिया है, रीति और श्रृंगार, लेकिन उनका यह मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें रीति मुक्त काव्य तथा नीति काव्य को समाहित नहीं किया जा सकता। विशेषकर घनानंद ठाकुर आदि रीति मुक्त जो कवि हैं, बोधा आदि रीति से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका काव्य हिंदी साहित्य में अपना स्थान रखता है। दूसरा, रीति काल की दो प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल का नामकरण करने में कुछ विद्वानों को आपत्ति हुई। वस्तुतः यह नामकरण इस प्रकार का होना चाहिए जो रीति काल के सभी प्रवृत्तियों को समाहित कर सके, इसलिए इस नाम को भी मान्यता नहीं मिली, इस पे भी मतभेद रहा। अब रीति काल को रीति काल का नामकरण करना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों में अधिकांश विद्वानों ने इस काल को रीति काल नाम दिया था। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल तो ऐसे हैं, इन्होंने जिसको जो कह दिया वही हो गया। मतलब जिस नामकरण पे इन्होंने हाथ रखा कि हाँ यही नामकरण होना चाहिए, वही क्या है सबको मान्य हो गया, सब उसको मानने लगे। तो रामचंद्र शुक्ल का विशेष साहित्य में स्थान है, सर्वोपरि माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास में। उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास।
डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा आदि के नाम उल्लेख है जिन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्य कहकर संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था। इधर हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग रस, अलंकार, गुण, ध्वनि आदि के पर्याय के रूप में किया है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने रीति को भारतीय काव्य शास्त्र का पर्याय माना। भले ही आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीति काल का नाम दिया हो, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में रीति शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में की थी। शुक्ल जी यह स्पष्ट करना चाहते थे कि जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा हो वही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिसकी काव्य के प्रति रीतिबद्ध दृष्टि हो वह भी क्या है, रीति कवि ही है। फलतः आचार्य शुक्ल ने इसे क्या है, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का क्या है नाम दिया। इस संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का समर्थन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, शुक्ल जी द्वारा प्रयुक्त रीतिकाल नाम सर्वथा वैज्ञानिक और संगत है। इस काल में रीति संबंधी ग्रंथ ही अधिकांशतः नहीं लिखे गए, अपितु इस युग की कवियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही ग्रंथों को रचने की थी। इस प्रकार रीति काल नाम श्रृंगार काल, अब अलंकृत काल तथा कला काल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रीति काल के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में भले ही श्रृंगार और अलंकार का अधिक प्रयोग किया हो, लेकिन ये सभी कवि रीति का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे रीतिबद्ध कवि हो, रीति सिद्ध हो या रीति मुक्त कवि हो, सभी ने काव्य शास्त्रीय अंगों के प्रयोग की ओर ध्यान देते हुए रीति का क्या है पालन किया। इसलिए रीति काल नामकरण के अंतर्गत अलंकारों का भी सम्मान हो जाता है, श्रृंगार का भी तथा वीर रस प्रधान काव्य का। रीति जब नाम लेते हैं तो इस रीति में सभी आ जाते हैं, अलंकार भी, श्रृंगार भी, वीर रस भी, सब रीति के नाम में ही समाहित है, इसलिए इसको रीति काल नाम देना उपयुक्त है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अलंकार तथा श्रृंगार तो इस साहित्य की एकांकी विशेषताएं हैं, सर्वत्र रीति का ही पोषण हुआ है। काव्यांगों में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद आदि का निरूपण सभी रीतिकालीन कवि रचनाओं में देखा जा सकता है। अतः रीति काल का नाम देना अधिक तर्क संगत होगा। इस संदर्भ में डॉक्टर भागीरथ ने उचित लिखा है कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की अवहेलना होती है, रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग है, यह धारणा स्वाभाविक रूप से सही है। तो ये थे हमारे रीतिकाल से संबंधित, उसके नामकरण से संबंधित हमने पढ़ा। यदि इसमें नामकरण क्या हुआ, समय सीमा क्या रही, समय सीमा, तो इस पे हमने चर्चा की। एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न बनता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर, हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर आप पहले की वीडियो, जो इससे संबंधित पहले की जो वीडियो हिंदी साहित्य इतिहास की, वो वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।